गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं डिस्कोर्स हिस्ट्री। आज नया पेपर है 24/10/1985 का और इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशंस का साइंस ऑफ वाइब्रेशंस, तरंगों का विज्ञान दिया हुआ है उसके अंदर। तो हम जो कुछ देखते हैं सुनते हैं वो सिर्फ वाइब्रेशंस ही है, तरंग ही है। तो तरंग अंदर आते हैं और फिर हम इसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं या किस तरह उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके मुताबिक हमारे अंदर विचार बनते हैं। तो पेपर लंबा है पर 50 मिनट पढ़ेंगे, बाद में कोई प्रश्न होगा तो ले लेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं डिस्कोर्स 3 पेज नंबर 55, साइंस ऑफ वाइब्रेशंस। A event takes place before our eyes. It has also caused sound. This event takes place at a particular place and at a particular time. Such is our normal understanding. तो भगवान ने हमें 5 इंद्रिय दी है और 5 इंद्रिय का उपयोग करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श होता है और जीवा से हमें टेस्ट का आइडिया आता है। इस तरह हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ये जो कुछ आता है अंदर उसका साउंड भी होता है या साइट के रूप में आता है, किसी की तरह वो चीज़ आ सकती है। What happens to individual witnessing the same? अब ये अंदर आता है तो क्या होता है हमारे अंदर? फर्स्ट, अब क्या वाइब्रेशन किस तरह आते हैं वो यहाँ बताते हैं। द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड एंड साइट seem to reach their eyes and ears. Normally we are made to understand that this is what happens and so we see and hear. कैमरा तो कोई भी चीज़ के वाइब्रेशंस जो होते हैं, अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखते हैं तो उसके वाइब्रेशंस हमारे आँखों द्वारा हमारे अंदर आता है, ब्रेन में जाता है और उसका विचार बनता है। या फिर कान से जो सुनते हैं तो कान से सुनते हैं तो आवाज़ जो आती है वो हमारे कान के ईयर ड्रम के ऊपर पड़ती है और उसके साथ जो ज्ञान तंतु जुड़े हुए होते हैं वहाँ ब्रेन में जाती है और फिर ब्रेन में उसका केंद्र होता है, वहाँ से एक्शन रिएक्शन होते हैं। Besides, second, the fact is that the vibration of sound and sight, which we call incoming impulses, reach our electromagnetic field. This is described normally as an astral body around our physical body, which we term as a computerized organism. This second fact is normally not taken into account. तो क्या होता है कि जो अंदर वाइब्रेशंस आते हैं, आँखों से देखा और वो ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशंस अंदर आया हमारे अंदर, उसको हम यहाँ इनकमिंग इम्पल्स कहते हैं। तावरिया जी उसको इनकमिंग इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स के रूप में कोई चीज़ अंदर आई, इनकमिंग अंदर आई, इसलिए उसको इनकमिंग इम्पल्स कहा जाता है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको नॉर्मली हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, हकीकत में वो एक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके अंदर जाता है। और वो जो है वो एस्ट्रल बॉडी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर है। और फिजिकल बॉडी को तावरिया जी यहाँ कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एस्ट्रल बॉडी है और एस्ट्रल बॉडी के अंदर ये इनकमिंग इम्पल्स पहुँचता है और इसकी फिर आगे प्रोसेस होती है। पर सामान्य रूप में साइंस के द्वारा हम देखते हैं कि कोई विचार आता है या विचार की प्रक्रिया साइंस के द्वारा देखते हैं तो उसमें ये इनकमिंग इम्पल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं आती है। वो तो सीधे सीधा ऐसा ही कहेंगे कि भाई वो एक वाइब्रेशन उनको वो
बीट ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। बीट ऑफ इंफॉर्मेशन का पैकेट जो है वो अंदर आता है ऑब्जेक्ट से, और वो ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, और विचार बन जाता है। इतनी ही बात साइंस कह सकता है। इसके अंदर वो जो है ये एस्ट्रल बॉडी की प्रोसेस है, या जो हम तावरिया जी यहाँ एस्ट्रल बॉडी का जो बताते हैं वो बात यहाँ कंसीडर साइंस नहीं करता है। द वाइब्रेशंस और इनकमिंग इम्पल्सिस रीच थ्रू द बंडल ऑफ नर्व्स passing through the spinal cord, the cortex. We call it topsoil right and left midbrain 2 millimeter deep. And on receiving command from the relevant center in the cortex, our sense organs react and register the reactions also on the cortex. We are then aware of the event. तो होता क्या है कि इनकमिंग इम्पल्स जो है वो अंदर आता है, और ज्ञान तो वो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है उसके द्वारा वो ऊपर जाते हैं ब्रेन में, जिसको ब्रेन के इस हिस्से को कॉर्टेक्स कहा जाता है, जिसको तावरिया जी राइट और लेफ्ट मिड ब्रेन 2 मिलीमीटर डीप कहते हैं। और वहाँ कॉर्टेक्स के अंदर हर एक जो हमारी सेंसिस है उसके केंद्र होते हैं। जैसे कि देखने का केंद्र है तो वो एक अंदर ब्रेन के अंदर भी है, आँख से तो देखते हैं पर ब्रेन के अंदर उसका मेन सेंटर होता है। इसी तरह सुनते हैं या टेस्ट का हर एक इंद्रियों का जो है वो केंद्र ब्रेन के कॉर्टेक्स के अंदर होता है। तो सिर्फ आँख से देख लिया इसीलिए विचार बन जाते नहीं है, पर अगर वो सेंटर एक्टिव होता है तो ही फिर विचार बनते हैं और एक्शन रिएक्शन क्रिएट होते हैं। मतलब जो देखा उसके ऊपर फिर अभी आगे क्या करना है वो आज्ञा हमारे अंदर से कमांड उसके अंदर से आती है, और वो जिस प्रकार का वो होगा वो रिलेटिव सेंटर होगा, उस तरह का सेंटर से हमें ये आज्ञा मिलेगी। और फिर इस तरह जैसे कि मच्छर काटता है तो ये जो त्वचा का जो सेंटर है वहाँ, तो वहाँ पता चलता है कि भाई मच्छर ने काटा है, तो अभी कमांडिंग रिलेवेंट सेंटर से कमांड आता है कि मच्छर को भगाओ, तो हम हाथ हिला के मच्छर को भगा देते हैं। इस तरह नॉर्मल कोर्स में हमारी प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। और इसकी ये एक इवेंट होता है, और हर इवेंट के प्रति हमें इस तरह हम जागरूक रहते हैं। कुछ खाते हैं तो टेस्ट अंदर ब्रेन में जाता है और हम अवेयर होते हैं कि ये खट्टा है या मीठा है या कि क्या चीज़ है। तो इस तरह हर चीज़ का अंदर ब्रेन में कॉर्टेक्स में पता चलता है। बोथ द ऑपरेशंस 1 and 2 टेक प्लेस इन लेस देन 120 of a pulse beat, and within this short period beside the operation 1 and 2 a pure memory, that is recognition, and B past noted emotions attendant on pure memory, that is recognition, also take place. तो जब ये इम्पल्स अंदर आता है तो इतनी स्पीड से आता है कि एक सेकंड में 120 की गति से इम्पल्सिस हमारे ब्रेन के अंदर पहुँचते हैं और सारी प्रक्रिया पूरी करके विचार बन जाता है। एक सेकंड में 120 विचार बनते हैं। तो वो इसके लिए अंदर दो प्रक्रिया होती है। एक जो होती है कि इनकमिंग इम्पल्स जो मेमोरी को मिलते हैं, और मेमोरी को मिलने के बाद में जो पहली चीज़ जो बनती है वो एक पहला रिकॉग्निशन होता है, जहाँ अभी वो पिक्चर पूरा क्लियर नहीं हुआ है, मतलब कि वो नेगेटिव के रूप में वहाँ रिकग्निशन होता है, जिसको तावरिया जी जो कहते हैं हम 1 2 3 3 के ऊपर अटकने की बात करते हैं, फिर 4 5 के अंदर विचार बन जाता है। तो यहाँ इनकमिंग इम्पल्स आया, मेमोरी पैटर्न को मिला, और जो चीज़ पहली बनी, तो जैसे कैमरा के अंदर जो नेगेटिव होती है ब्लैक एंड वाइट, इस तरह का पहला पिक्चर बना, वो प्योर मेमोरी के साथ में बनता है। उसके बाद में फिर ये चीज़ आगे जाती है और IESM केंद्रों के ऊपर जो हमारे इमोशंस वगैरह हैं वो इसके अंदर मिक्स होते हैं,
और उसके द्वारा फिर दूसरी पहचान बनती है, वो फाइनल पहचान है जिसको हम विचार कहते हैं, वो कलरिंग है। अब कलरिंग ब्लैक एंड वाइट से कलरिंग विचार बन गया, तो जो चीज़ देखी है हमने वो कलर के रूप में 3 डायमेंशन के रूप में फिर इस चीज़ को हम देख सकते हैं। तो इस तरह पूरी प्रक्रिया 1 और 2 मिला के होती है और फिर ये IM सेंटर के ऊपर रजिस्टर हो जाती है। ये टेकिंग प्लेस एट द बैक ऑफ द ब्रेन और रियर ब्रेन and B taking place in fore or front brain ISM center, and reaction to both the operation A and B, whether pleasant or painful or a fresh event, is also registered on the cortex. All this taking place in less than 120 of a pulse beat. तो जो पहली प्रक्रिया जैसे हमने बताई कि जो खाली एक ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव बनती है, वो पीछे के भाग में मेमोरी का जो हमारा ब्रेन का पीछे का हिस्सा है जहाँ मेमोरी पड़ी है, वहाँ रियर ब्रेन के अंदर वो होता है। और दूसरा जो फाइनल विचार बनता है वो ISM केंद्रों के आगे यहाँ फ्रंट ब्रेन में होता है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन एरिया भी कहते हैं। वहाँ ये चीज़ बनती है और फिर हमें वो चीज़ प्लेजर या पेन के रूप में, या जो चीज़ मज़ा दे सकती है या दुख दे सकती है, इस तरह एक इवेंट के रूप में हम इसको अनुभव करते हैं। और फिर वो चीज़ इस तरह यहाँ ISM केंद्रों के ऊपर रजिस्टर हो जाती है कॉर्टेक्स के अंदर, और सारी प्रक्रिया 1 सेकंड के 120 में पल्स बीट के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। The first operation as well as second operation both have to take place simultaneously. Should either not take place, 1 because of defective sense organs or 2 because of defective sense centers in the cortex, then in such cases there is no registration and no commands are issued, and so no reaction takes place or is registered. A person in such a situation may be either blind or deaf or both. तो ये जो प्रक्रिया होती है, पहली और दूसरी दोनों प्रक्रिया, वो एक साथ में चलनी चाहिए। मतलब इनकमिंग इम्पल्स आया, मेमोरी पैटर्न में से मेमोरी निकली और वो फिर आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में गए और विचार बन गया। ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ में चलनी चाहिए। पर कभी कभार क्या होता है कि या तो ज्ञानेंद्रिय जो इंद्रिय है, आँख नाक कान वगैरह, उसमें डिफेक्ट होती है, तो फिर वो चीज़ का पहचान नहीं बन पाती है। या आँख नाक कान वगैरह तो ठीक है, पर जो अंदर ब्रेन के कॉर्टेक्स के अंदर जो उसके केंद्र होते हैं, रिलेवेंट सेंटर, उसमें कोई खराबी आती है। मानो किसी की आँख अच्छी है, पर कोई ब्रेन की ईजा के कारण उसका जो ब्रेन के अंदर का सेंटर है आँख का, दृष्टि का, वो काम नहीं करता है, तो भी वो व्यक्ति देख नहीं पाएगी। इसी तरह कान तो ठीक है, पर जो अंदर जो सुनने का केंद्र है वो खराब हो गया है किसी कारण, तो फिर वो व्यक्ति सुन नहीं पाएगा। या इससे उल्टा भी होता है कि अंदर के सेंटर्स तो ठीक है, पर ये जो इंद्रिय है, आँख या नाक या कान, उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, तो भी फिर विचार बन नहीं सकते हैं या पहचान हो नहीं सकती है। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति ब्लाइंड या फिर बहरा हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। द फर्स्ट ऑपरेशन टेक्स प्लेस इन टाइम स्पेस एंड द कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म इंस्टेंटली सेट द मेजरमेंट्स। The second operation takes place in pure experience, that is in pure awareness and not in time-space relationship. तो ये जो पहले जो विचार का जो भाग बनता है, मतलब जो नेगेटिव तक का जो भाग बनता है, वो टाइम और स्पेस के अंदर बनता है हमारा कंप्यूटर के अंदर, और उसको मेज़र भी किया जाता है। मतलब कि एक अंदर एक चीज़ को देखी हमने, तो
जो अंदर एक इम्पल्स अंदर आया और मेमोरी से निकला तो तुरंत ख्याल आता है कि ये चीज़ कितनी दूर है। अब वो क्लियरली दिखाई नहीं देती ये चीज़, फिर भी इतना पता चलता है कि हाँ ये इसका टाइम स्पेस क्या है, मतलब कितनी दूर है, वो हम जान सकते हैं। और दूसरी जो बनती है, जब पिक्चर पूरा बनता है, मतलब कि विचार पूरा बनता है, तो फिर वहाँ जो है वो एक प्योर एक्सपीरियंस के रूप में ही आता है हमें, कि अब वो चीज़ का पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ये चीज़ ये है, ये व्यक्ति है, फिर व्यक्ति की भी पहचान होती है, और फिर इसके आगे पूरे विचार की प्रक्रिया बन जाती है। तो वहाँ टाइम स्पेस नहीं होता है। जो रजिस्ट्रेशन एरिया में जाती है उस समय टाइम स्पेस नहीं होता है, वो इमीडिएटली वहाँ डिकोड होके विचार बन जाता है। बोथ द ऑपरेशंस 1 and 2 make us aware, and we also get a sense of time space. Since our awareness is in passing only and is not a real pure awareness state, we are generally conscious of an event in time space. तो क्या होता है कि हम जो अवेयरनेस से जीते हैं, वो सावरे जी कहते हैं ना, एक पैसिव अवेयरनेस, एक एक्टिव अवेयरनेस। तो पैसिव अवेयरनेस से, लो लेवल की अवेयरनेस से हम जीते हैं। तो अंदर क्या बनता है वो हमारे पकड़ में नहीं आता है, हमारी समझ में नहीं आता है। एक विचार बन के निकल भी जाता है तो वो चीज़ हमारी पकड़ में नहीं आता है। इसलिए नॉर्मली कहते हैं कि भाई ये चीज़ टाइम और स्पेस के अंदर बन गई। तो जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो फिर यहाँ सेल्फ ऑब्जर्वेशन का रोल आता है कि जब हम अंदर देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ इस तरह के विचार चलते हैं। तो ज़रा हमारी जागृति ज़्यादा होती है सेल्फ अवेयरनेस के दौरान, तो हम चीज़ों को अंदर ठीक रूप से समझ पाते हैं। बाकी एक चीज़ को देखा और अंदर रिएक्शन आ गया तो वो हमारे पकड़ में भी नहीं आता है और विचार बन के निकल जाता है। नॉर्मल कोर्स में हमारा जो है लाइफ इस तरह चलती है या इवेंट इस तरह होते रहते हैं। If we live in a pure awareness, time space ceases to have its effect on us, and we have live more and more in pure experience state. तो जितनी भी अवेयरनेस की लेवल ज़्यादा होगी, इतना टाइम स्पेस का जो ये है वो दायरा घटता जाएगा और बंद हो जाएगा। जितनी प्योर अवेयरनेस होगी, मतलब प्योर अवेयरनेस का मतलब क्या है कि इंस्टेंट वो चीज़ का अनुभव होता है, वहाँ कोई टाइम स्पेस नहीं होता है। जैसे कि आप चल रहे हो और अचानक एकदम नज़दीक में आपने सांप को देखा, तो क्या करोगे? तो वहाँ टाइम स्पेस नहीं होता है, इमीडिएटली आप कूद के निकल जाते हो या पीछे हट जाते हो। वहाँ कोई विचार नहीं बनता है, सोच नहीं होती है कि चलो भाई जरा मैं सोच लूँ कि अभी क्या करना है। इंस्टेंटली हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। या चलते मतलब कोई पर्वत के किनारे चल रहे हैं और एकदम पर्वत की इस तरफ पॉइंट के ऊपर आ गए, यहाँ आगे फिर एकदम रास्ता बंद है, खाई चालू हो जाती है, तो तुरंत रुक जाएंगे। वहाँ सोचते नहीं हैं हम कि अभी भाई रुकना है, नहीं तो गिर जाएंगे। ये विचार नहीं बनते, इंस्टेंटली वहाँ हमारा बॉडी ये क्रिएट करता है। तो वहाँ टाइम स्पेस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ एक प्योर अवेयरनेस होती है और प्योर अवेयरनेस के ऊपर से निर्णय लिया जाता है। There is no harm in living in time-space effect, but we must know that these are false sensations in as much as this effect of time-space are mere translation of the experience in awareness and the mechanism within us. The computerized organism faithfully translate each experience in space-time relationship to make the physical life possible in the physical world. तो ये हमें जो एक्सपीरियंस होता है, तो एक्चुअली तो वो फॉल्स सेंसेशन का ये होता है, सही प्योर अवेयरनेस का तो वो अनुभव ही नहीं होता है। और जो चीज़ अंदर गई है उसका फिर
क्या ट्रांसलेट होता है, क्योंकि इसको ही हम संस्कार कहते हैं कि एक चीज़ देखा, एक व्यक्ति ने एक पेड़ को देखा, दूसरी व्यक्ति ने भी पेड़ को देखा, पर दोनों के अंदर इसका ट्रांसलेशन अलग होगा। एक व्यक्ति पेड़ को देख के उसके अंदर कुछ और ख्याल आएंगे, दूसरी व्यक्ति को देख के और ख्याल आएगा। तो ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, ये हमारे व्यक्तिगत जो हमारी मेमोरी है, और मेमोरी जो इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, वो मेमोरी कैसी है, इसके ऊपर आधार रहता है। तो ये टाइम स्पेस के अंदर जब हम फिजिकल वर्ल्ड में जीते हैं तो ये ज़रूरी भी है। रास्ते में चलते हैं तो सामने से कार आ रही है, तो ये टाइम स्पेस के कारण हम जान सकते कि भाई ये कार आ रही है और इतनी सेकंड के अंदर हमारे पास पहुंच जाएगी, तो हमें हटना है। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ये मैकेनिज़्म ज़रूरी है, पर जब हम ध्यान में जाते हैं तो वहाँ टाइम स्पेस का बंद हो जानी चाहिए और एक प्योर अवेयरनेस का ही अनुभव होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, should science and religion even were to say that time space does not exist, do not accept this at the face value, because as long as you have a physical body and live in a physical world, though basically they are right and we have also explained above, it is only in theory. One must accept only what one can experience. Our journey is based on fact and experience and not on faith and belief. तो टाइम स्पेस का जो है वो पता नहीं साइंस ने तो इसको कितना एक्सेप्ट किया है, पर रिलीजन के अंदर जो कुछ फिलोसॉफी है, जैसे कि वेदांत की फिलोसॉफी, उसके अंदर ये टाइम स्पेस का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ये जगत का अस्तित्व को ही मानते नहीं है। तो जगत का अस्तित्व नहीं है तो फिर टाइम स्पेस कहाँ से आएगा। इसलिए जैसे वेदांत में कहते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, तो ये जगत मिथ्या का मतलब कि अभी जगत का अगर अस्तित्व ही नहीं है तो फिर टाइम स्पेस का भी सवाल नहीं होता है। इसलिए ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ एक्सेप्ट मत करो उसके फेस वैल्यू के अंदर, मतलब जो कहा जाता है उसको शाब्दिक रूप में उसको मत लो। ये सिर्फ खाली एक थियरी है, ये एक्चुअली जो हमें अनुभव हो रहा है वो सच है कि भाई एक चीज़ हमें टकराती है और हमें पीड़ा होती है, तो वो फैक्ट है। वहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये तो ये अनुभव कोई सच्चा है ही नहीं, ऐसा हम कह नहीं सकते। तो फैक्ट के ऊपर हमें चल के आगे चलना है। और दूसरी बात ये है कि हम जब इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें टाइम और स्पेस का कंसेप्ट लेना ही पड़ता है, क्योंकि हम प्रोग्रेस करते हैं तो टाइम स्पेस के अंदर प्रोग्रेस करते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि हम जंप मार के कहीं पहुंच जाते हैं। तो ये टाइम स्पेस का कंसेप्ट जो है वो अध्यात्म में भी घुस गया है कि टाइम स्पेस जैसा कुछ नहीं है, ऐसे लोग थियरी बना के चलते हैं, पर वो हमारे लिए वो सही नहीं है। हम समय के साथ में जीते समय। हाँ, एक बात और है कि ध्यान की एक अवस्था उत्पन्न होती है, वहाँ टाइम स्पेस समाप्त हो जाते हैं समाधि के अंदर, वो बात अलग है। पर जब तक हम संसार में और सब प्रवृत्ति करते हैं तो टाइम स्पेस तो होगा ही, और उसके अंदर ही हमें सारी प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। बॉडी जो है वो स्पेस में चलता फिरता है, और टाइम जो है वो मन जो है वो हमारा टाइम के अंदर गति करता है। ये बात खास हमें समझनी है। Also please remember that the fact that we are also fragment of transcendence and clothe ourselves with a suitable computerized organism and a electromagnetic field, and so our experience should be beyond time-space effect. This dual working and dual effects should always be remembered and traced. Do not ever emotionally run away and like a tape recorder to say there is no time-space effect. तो ये दो चीज़ है हमारे अंदर, एक कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है और एक हमारे अंदर ट्रांसेंडेंस है या डिवाइन फ्रेगमेंट है।
तो हम जानते हैं कि डिवाइन फ्रेगमेंट आत्म तत्व ने ये शरीरों को धारण किया है, कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म को धारण किया है, चाहे वो स्थूल हो, सूक्ष्म हो या अति सूक्ष्म हो, ये सब चीज़ ये कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म ने धारण किया है। और उसके साथ में वो उसके 3 ब्रेन भी है, वो सब हम जानते हैं। तो दोनों लेवल के ऊपर हमें जीना है कि जब संसार में होते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म के साथ में कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको हमें मान के चलना है। पर जब हम ध्यान में होते हैं या कोई ऐसी अवस्था में होते हैं, वहाँ टाइम स्पेस से हम बियॉन्ड हो जाते हैं, इसकी असर से हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भी अवस्था है। तो 2 अवस्था में इंसान जी सकता है और साधक को इस तरह 2 अवस्था में जीना चाहिए, संसार में ये टाइम स्पेस के साथ में, और ध्यान या ध्यान की गहराई में टाइम स्पेस से ऊपर उठकर जीना चाहिए। और इसीलिए हमें कोई इमोशनली सब छोड़ छाड़ के भाग जाना नहीं है कहीं, या फिर हमें बोलते रहना नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हम कोई टाइम स्पेस में से निकल नहीं जाते। साधना के द्वारा अवेयरनेस जब ऊपर उठती है तो ही व्यक्ति वो स्थिति के अंदर से आ सकती है। All our life we only experience everything around us or even at a distance in our awareness, but this being a passing or shallow awareness and not pure and deep awareness, our internal mechanism keep translating into time-space relationship. तो जो कुछ हमें अनुभव हो रहा है, चाहे वो चीज़ नज़दीक का हो या दूर का हो, पर क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस की लेवल बहुत लो लेवल के ऊपर है, इसलिए हम उसको टाइम स्पेस के अंदर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। उसका अर्थघटन जो होगा वो टाइम और स्पेस के रूप में अर्थघटन होगा, न कि एक प्योर या डीप अवेयरनेस के लेवल के ऊपर होगा। तो जितनी अवेयरनेस से व्यक्ति जीती है, उतनी अवेयरनेस से वो चीज़ों को अलग रूप से देखती है, अलग रूप से सुनती है। और एक सामान्य व्यक्ति है, वो जो चीज़ों को देखती है, सपोज यू हैव बीन हर्ट बाय समवन्स रिमार्क्स और एक्शन, एट दैट मोमेंट यू डू नॉट फर्स्ट नोट एट व्हाट टाइम और एट व्हाट प्लेस एंड समटाइम्स अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस यू वर हर्ट। यू वर either hurt much or deeply hurt. This is pure experience, and deeper the hurt, deeper the experience. This is yet not translated into time space, for you are in the present. तो ये एक हमारा अनुभव होता है कि कोई कभी हमें कुछ हर्ट करता है, कोई कुछ गलत कह देता है और हमें एकदम अंदर से दुख पहुंचता है। तो उस समय जो स्थिति है हमारी, वो हम एकदम वर्तमान के अंदर होते हैं, वहाँ समय नहीं होता है, न कोई विचार बना होता है, खाली एक पीड़ा का ही अनुभव होता है, गहरी चोट या कभी कुछ और प्रकार के इंसिडेंट बनते हैं, जैसे कोई बहुत एक करीब के नज़दीकी व्यक्ति का डेथ हो जाता है और हमें जो शॉक लगता है, तो उस मोमेंट के ऊपर विचार नहीं होते, एकदम हम स्तब्ध हो जाते हैं और अंदर की स्थिति एकदम ऐसी हो जाती है कि वहाँ टाइम स्पेस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ प्योर अवेयरनेस होती है, इसलिए टाइम स्पेस के ऊपर निकल जाता है। और इसी तरह जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था कि सांप को देखते हैं या और चीज़ों को देखते हैं, तभी प्योर अवेयरनेस होती है और हम उस समय टाइम और स्पेस से बाहर निकल जाते हैं। तो टाइम और स्पेस से बाहर निकलना बहुत कम हमें अनुभव होता है, पर वो बहुत गहरा अनुभव होता है और वो अनुभव बार बार हमें होना चाहिए। पर इसके लिए बाहर के इवेंट्स के ऊपर आधार रखना नहीं है, मतलब कि दुख आता है और फिर हम वर्तमान में आते हैं, वो तो गलत बात है। हम अंदर ध्यान में गहराई के अंदर जाके हमारे अंदर ये चीज़ बननी चाहिए कि हम जो है वो इस तरह की स्थिति में आए कि अंदर
टाइम स्पेस का अनुभव न हो, एक प्योर अवेयरनेस का ही अनुभव हो। मतलब कि वहाँ विचार नहीं होना चाहिए। जब विचार हो गया तो फिर टाइम स्पेस आ गया। कभी भी एक ऐसी स्थिति तो बननी चाहिए दिन में 2-4 बार कि यहाँ टाइम स्पेस का से ऊपर हम उठ गए हैं, और इस तरह एक एक्सपीरियंस हमें जितना ज़्यादा मिलता रहेगा इतना फिर हमारे अंदर पक्वता और अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। Yet our human tendency is to translate it into time space. Both the operation 1 and 2 we have noted earlier happen so quickly, one following the other in 120 of a pulse beat or less that we can hardly appreciate or experience them separately, and in describing the event we must take help of our memory, and so it is pushed in the past and hence time space effect come in। तो ये इस तरह इतनी जल्दी से हो जाता है कि चीज़ हमारे पकड़ में नहीं आती, हमारे ग्रिप में नहीं आती है, और तुरंत ही ट्रांसलेट हम कर देते हैं। मतलब कि विचार तुरंत बन जाता है। अंदर इम्पल्स आया और इम्पल्स को हमें विचार बनने नहीं देना है। विचार बनने नहीं देते हैं तो टाइम स्पेस का वहाँ एक रुक जाता है टाइम स्पेस होने में। तो ये इस तरह की हमारे अंदर एक स्थिति बनती है। पर ये इतना स्पीड में चलता है, अंदर एक थॉट बनता है तो इतना स्पीड से बनता है ये कि हम ये चीज़ को हम सेपरेटली अनुभव नहीं कर सकते कि इनकमिंग इम्पल्स आया, यहाँ नेगेटिव विचार बना और फिर आगे जाके पॉजिटिव विचार बना। ये कोई सेपरेट ऑपरेशन 1 और 2 सेपरेट हम अनुभव नहीं करते। हम तो एक विचार के रूप में अनुभव करते, और विचार के रूप में भी इमीडिएटली तो अनुभव नहीं होता कि ये विचार चलता है। हमें थोड़ी क्षणों के बाद में मेमोरी के द्वारा हमें इसको समझना पड़ता है, कहाँ मुझे ऐसा विचार आया। आपको कभी अनुभव होता होगा कि जब कोई आप ध्यान में होते हैं या जब करते हैं तो सडनली कोई एक विचार आ जाता है, मतलब पास्ट मेमोरी याद आ जाती है और आपको याद आता है कि हाँ ये मुझे ऐसा कोई विचार आया था। तो जब विचार आया तब तो हम बेहोश थे, हमारे अंदर वो नोट नहीं हुआ था, पर अब फिर से वो हमारे सामने आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ सोचा था मैंने, मुझे एक विचार आया था। तो कई बार इस तरह का हमें अनुभव होता है क्योंकि हमारी जो अवेयरनेस है वो लो लेवल पर है, इसलिए ये मेमोरी का उपयोग करके हम जीते हैं और इसलिए हम टाइम स्पेस के अंदर हमें जीना पड़ता है। टाइम स्पेस इज द वे ऑफ द कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म एंड प्योर अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस इज द वे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस, सो कॉल्ड एस्ट्रल बॉडी। तो कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म हमेशा टाइम स्पेस के अंदर ही चलता है। जैसे मैंने बताया कि टाइम स्पेस मतलब देश काल है, तो शरीर जो है वो देश के अंदर, देश मतलब प्रदेश या स्पेस जिसको कहते हैं, तो खुली जगह में हमारा शरीर चलता फिरता है तो वो देश है या प्रदेश है, स्पेस है। और टाइम के अंदर जो गति करता है वो मन जो गति करता है वो टाइम के अंदर करता है। भूतकाल में जाता है, भविष्य काल में जाता है, ये कुछ भी सोच सकता है आगे का पीछे का। तो टाइम और स्पेस जो है वो ऑर्गेनिज्म का, कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़े हुए होते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन की एक्टिविटी कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ी हुई होती है। पर जो प्योर अवेयरनेस का अनुभव होता है वो हमारा एस्ट्रल बॉडी से आता है क्योंकि एस्ट्रल बॉडी के अंदर अवेयरनेस पड़ी है, और जितनी अवेयरनेस ऊंची होगी इतना वो अनुभव भी हमारा प्योर होगा। As a human being who is whole, complete and developed, one is a computerized organism plus the electromagnetic field enveloping the fragment of transcendence। तो एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप में विकसित हो गई है, जिसको तावरिया जी बायोलॉजिकली कंप्लीट या होल कहते थे, तो ऐसी व्यक्ति जो होती है वो व्यक्ति के अंदर ये फिजिकल बॉडी तो है पर इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या एस्ट्रल बॉडी है, वो भी अब
सही ढंग से काम करता है, प्योर अवेयरनेस से के काम करता है। और इसके अंदर जो है वो डिवाइन फ्रेगमेंट है, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और डिवाइन फ्रेगमेंट। इस तरह व्यक्ति के अंदर ये तीनों होते हैं। और फिर वो आगे बताएंगे कि तीनों के अंदर फिर कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि अब वो व्यक्ति कंप्लीट या होल बन चुकी है। Like a pendulum, for sometimes one will swing between time-space calculation of the computerized organism and pure experience in awareness state if one consciously tries to remain in pure awareness state, that is the present. तो हमारे ये दो स्थिति बनती है। एक स्थिति में जैसे पेंडुलम कैसे आगे पीछे चलता रहता है, तो एक स्थिति के अंदर हम टाइम स्पेस का अनुभव कर सकते हैं। हमारा कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो जैसे पेंडुलम एक साइड पर जाता है तो हम ये कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म का अनुभव करते हैं, और जब वो दूसरी साइड जाता है तो दूसरी साइड का जो अनुभव है वो प्योर अवेयरनेस का या प्योर एक्सपीरियंस होता है अवेयरनेस का। अगर हम इसको वर्तमान के अंदर इसका प्रयत्न कर, तो जब हम वर्तमान में रहने का प्रयत्न करते हैं तो हम प्योर अवेयरनेस के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ विचार नहीं होता है। विचार नहीं होता है तो टाइम स्पेस नहीं होता है। बट ऑर्गेनिज्म जब ख्यालों में रहता है तो फिर वहाँ टाइम स्पेस आ जाता है। डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग हमेशा टाइम स्पेस में ही चलता रहता है, और अवेयरनेस जो है वो हमेशा वर्तमान में, प्रेजेंट में होती रहती है, और वो ध्यान की स्थिति है। Thus, over a period, by practice, a communication is slowly established between both the states, and as more and more pure experience in awareness state is prolonged consciously, the center inside first opens, and later a communication is also established with the holy ground area with the inside. तो जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेस होता है, प्रगति हम करते जाते हैं, तो हमारे अंदर का एक केंद्र डेवलप होता है जिसको इनसाइट सेंटर कहते हैं। अंतरसूज का, अंतर्ज्ञान का जो केंद्र है वो विकसित होता है, और उसके द्वारा हम अंदर का जो होली ग्राउंड है उसका भी अनुभव करते हैं। इसके साथ में हम कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि होली ग्राउंड जो है वहाँ हमारा इनसाइट का केंद्र है, और वहाँ ही हमारा होलीग्राम के अंदर डिवाइन फ्रेगमेंट रहता है। तो पहले इनसाइट सेंटर को डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद में फिर डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ हमारा कम्युनिकेशन शुरू होता है। सो यू विल नोटिस दैट द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट इज ब्रॉट इन कम्युनिकेशन एट फर्स्ट विद द इनसाइट सेंटर, एंड इनसाइट सेंटर हैविंग ए लिंक with the holy ground area, and holy ground area is where the inner fragment transcendence leave coded message for computerized organism, actually the thinking instrument area proper to decode and follow. तो ये एक ऐसा हमारा जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। तो हमारा होली ग्राउंड जो है, तो हम बात ये कर रहे थे कि हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे अंदर इनसाइट सेंटर के साथ में कम्युनिकेशन में आता है, और इनसाइट सेंटर की जो लिंक है वो होली ग्राउंड के साथ में है। इसीलिए फिर हम आगे जाके हमारा अंदर का जो डिवाइन फ्रेगमेंट है उसके साथ में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और वहीं से ये जो है हमारा डिवाइन फ्रेगमेंट मैसेजेस कोडेड रूप में, कोडेड फॉर्म में मैसेजेस और कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म को भेजता है, और वो इसको हम डिकोड करके हम समझ सकते हैं, जिसको तारिया जी विस्परिंग कहते हैं कि आत्मा जो है डिवाइन फ्रेगमेंट या ट्रांसेंडेंट विस्पर करता है। तो विस्पर इस तरह करता है कि
ये मैसेज वहाँ से डिवाइन फ्रेगमेंट देता है, और हमारे IESM केंद्र जब शांत होते हैं तो हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट उसको पकड़ सकता है और फिर उसका अनुभव होता है, और इस मैसेज के मुताबिक हम फिर काम भी कर सकते हैं, जी भी सकते हैं। So the entire highway between the thinking instrument, insight center, holy ground area and the inner fragment of transcendence is thrown wide open all the 24 hours, and one can live in diagram 3A, 3B or 3C state as and when required as explained above. तो जब ये कम्युनिकेशन बैठ जाता है और फिर अंदर के ये सेंटर का समझो कि एक प्रकार का हाईवे, क्योंकि एक लिंक है तो लिंक के कारण एक हाईवे की तरह ये सब जुड़ जाते हैं, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, इनसाइट सेंटर, होली ग्राउंड और हमारा ये ट्रांसेंडेंस या डिवाइन फ्रेगमेंट। और इस तरह व्यक्ति जो है वो 24 घंटे ये हाईवे ओपन रहता है, तो कोई भी स्थिति में व्यक्ति जा सकता है। 3A की स्थिति में भी रह सकता है या 3B की स्थिति में जा सकता है या 3C की स्थिति में, जैसी उसकी ज़रूरत होती है। संसार के कामकाज करने होते हैं तो उसको 3A की स्थिति में रहना पड़ता है, या फिर चिट्ठी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो वो 3B की स्थिति में जाता है, या फिर अपने आत्मा के साथ कम्युनिकेशन करना है तो 3C की स्थिति में वो व्यक्ति जा सकता है। पर तंवरिया जी कहते हैं ये अलग अलग ये नहीं है, ये 3 अलग एक कंपार्टमेंट की तरह ये 3AB 3C नहीं है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक घर होता है तो इसके अंदर जो कमरे होते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक कमरे में से दूसरे कमरे में हम जा सकते हैं, इस तरह के ये 3ABC है। But we wrongly believe that one has to progress from 1A state to 3B and from 3B to 3C state। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस करके एक के बाद एक स्टेट के अंदर जाना है। ये जब डेवलप हो जाता है तो तीनों स्टेट डेवलप हो जाते हैं और व्यक्ति तीनों के अंदर फिर जी सकती है। लाइफ बिकम्स बाय स्टेज पीसफुल as such experiences are more and more registered, and the beauty is that such peaceful state does not depend on peaceful circumstances, but in spite of the most upsetting our outer circumstances। तो मज़े की बात ये है कि इस तरह व्यक्ति का डेवलपमेंट जो होता है तो धीरे धीरे करके अंदर का बॉडी ब्रेन सिस्टम शांत होती जाती है, वो सही माने में शांति का अनुभव करता है। और ऐसी शांति कि जो कि बाहर की शांति के ऊपर आधारित नहीं होती है। मतलब हम हिमालय जाते हैं और हमें शांति का अनुभव होता है तो वो शांति कोई काम की नहीं, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे अपसेट करने वाले होते हैं, डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, दुखी करने वाले होते हैं, फिर भी अंदर की शांति ख़त्म नहीं होती है, वो बनी रहती है। तो इस तरह की शांति जब आती है तब हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर अभी ये व्यक्ति एक डेवलप व्यक्ति या कंप्लीट या होल व्यक्ति के रूप में, क्योंकि अभी उसके अंदर हर प्रकार के जो सेंटर्स वगैरह हैं वो काम कर रहा है, वो प्योर अवेयरनेस के साथ जी रहा है, इसीलिए फिर वो बाहर के सर्कमस्टांसेस से प्रभावित नहीं होता है, पर अंदर की स्थिति को हर परिस्थिति में बनाए रखता है। गीता में जिसको स्थित प्रज्ञ की स्थिति कहा है, स्थित प्रज्ञ जो है वो कोई भी परिस्थिति के अंदर वो विचलित नहीं होता है, तो वो स्थिति बनती है। द इनर पीस इज अर्नड बट नॉट बाय प्रीचिंग और रिलीजन और फिलोसफी और मोरालिटी। तो ये अंदर की शांति है उसको कमाना पड़ता है, साधना करके उसको डेवलप करना पड़ता है, न कि कुछ सुनने से या कोई धर्म का पालन करने से या कोई फिलोसफी से या कोई नैतिकता का पालन करने से। इन चीज़ों से शांति नहीं आती। शांति अंदर की एक साधना की एक अवस्था है। यू विल बी सरप्राइज
to find one day that all this 1, 2, 3, 4 are the byproduct of your own methodical approach, and then you will yourself be teaching morality, religion, etc. to others. तो ये अब उल्टा है। एक्चुअली क्या होता है कि साधना के द्वारा हम डेवलप होते हैं और फिर हमारे अंदर ये चीज़ उगती है, निकलती। मतलब कि एक व्यक्ति जो पहुंचा हुआ है, जिसको हम संत कहते हैं, वो बोलता है, वो प्रीचिंग करता है, तो वो अपने अनुभव से करता है। हम करेंगे तो दूसरों की बात हम बोलते हैं, हमारा अनुभव इसमें कम होता है और हम दूसरे का प्रीचिंग या जो धर्म के अंदर जो सिखाया गया है उसकी बात करेंगे या फिलोसॉफी की बात करेंगे। पर एक दिन जब हमें अंदर से ये सारी चीज़ों का अनुभव होता है एक स्थिति के कारण, तब फिर हम दूसरों को ये कह सकते हैं। अब यम नियम की बात दूसरों को हम समझाए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जिस दिन हमने अनुभव कर लिया कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, और इन चीज़ों का हम अंदर से अपने आप में पालन करते हैं, तो फिर हम दूसरों को कहते हैं, तो कोई इसका मतलब होता है। तो ये बाय प्रोडक्ट के रूप में आनी चाहिए, न कोई हमने कहा सुना है और हम दूसरों को भी यही चीज़ का कहते हैं, सुनते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। Once again we clarify our understanding regarding mind and brain. Brain is the organ in our computerized organism, and mind is that following all pervading universal divine mind that flows through each human brain and works as a catalyst in our thinking process. Please refer our earlier note. तो ये तो बार बार हर एक ये डिस्कोर्सिस के अंदर वो बताते रहते हैं। डिस्कोर्सिस 1 से ही वो बताते थे कि ब्रेन और माइंड जो अलग है। गड़बड़ी ये है कि नॉर्मल कोर्स में जो जिसको हम माइंड कहते हैं वो ब्रेन की प्रक्रिया कहते हैं कि हम कहते हैं विचार आता है, तो विचार आता है वो मन में विचार आता है, ऐसा हम कहते हैं। मन में विचार नहीं आता है, वो ब्रेन की प्रक्रिया है और ब्रेन में विचार उत्पन्न होता है। और मन जो होता है वो तो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जब हमारे अंदर आता है, मतलब चित्ती हमारे अंदर आती है और चित्त बनती है, तो वो एक कैटालिस्ट के रूप में रहती है और वहाँ इसकी प्रेजेंस के अंदर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट विचार बना सकता है। तो विचार हमेशा ब्रेन में बनते हैं, न कि मन में। पर सादी भाषा में हम इस तरह ही बात करते हैं, मेरे मन में ऐसा आया, मैंने ऐसा सोचा, मेरा, तो वो गलत है। योग की भाषा में ये बात सही नहीं है। ब्रेन, ये सारी प्रक्रिया ब्रेन के अंदर होती है, न कि मन के अंदर। मन तो एक जो अंदर आया हुआ एक प्रवाह है कि जिसके प्रवाह के अंदर ये ब्रेन काम कर सकता है। जैसे कि एक लाइट का काम या टॉर्च का काम करती है, तो ब्रेन की प्रक्रिया के लिए या फिर हम कहें कि कंप्यूटर की भाषा में कि कंप्यूटर तो है, पर अगर जब तक इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ते नहीं हैं तो कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो ब्रेन जो है वो कंप्यूटर जैसा है और माइंड जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है जिसके द्वारा ब्रेन काम कर सकता है। दिस यूनिवर्सल डिवाइन माइंड बीइंग ऑल परवेडिंग इन द एंटायर यूनिवर्स, सो ए डायरेक्ट लिंक इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ह्यूमन ब्रेन एंड एनी पॉइंट इन द यूनिवर्स इंस्टेंटली, एंड एज सच टाइम स्पेस इज मेड रिडंडेंट। तो ये हमारा जो ब्रेन के अंदर का जो सेंटर डेवलप होता है, तो उसके द्वारा हम ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के साथ में तुरंत हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके साथ में जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये कोई ब्रेन का अंदर का, जैसे हमने इनसाइट सेंटर का देखा, इस तरह का सेंटर डेवलप होता है, तो हम यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जैसे 3B की स्थिति में तारे जी बताते थे कि भाई डायग्राम 3B की स्थिति के अंदर व्यक्ति विचारों को अंदर नहीं आने देते हैं और इसके कारण वो डायरेक्ट चित्ती शक्ति के कम्युनिकेशन में आता है। चित्ती शक्ति का ज्ञान या उसका प्रवाह उसके अंदर फिर चालू हो जाता है। तो इस तरह हम कम्युनिकेशन डायरेक्ट यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के साथ करते हैं।
तो वहाँ फिर टाइम स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम स्पेस बिन जरूरी हो जाता है. बट अनलेस वन कैन एक्सपीरियंस दिस, टिल देन वन हैज़ नो राइट टू से लाइक ए टेप रिकॉर्डर दैट देयर इज़ नो टाइम स्पेस इफेक्ट. तो जब तक हम टाइम स्पेस इफेक्ट नहीं है इस तरह का अंदर से ध्यान में अनुभव नहीं करते हैं, अवेयरनेस के साथ अनुभव नहीं करते हैं, तब तक हमें ये कहने का भी कोई हक नहीं है कि टाइम स्पेस जैसा कुछ नहीं है. टाइम स्पेस नहीं है इसका तो अनुभव होना चाहिए. दिस विल हैपन ओनली व्हेन द हाईवे 1, द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट 2 and the insight center are in communication. Once this is established by conscious practice, the insight center in the upkeep area of the brain then picks up or reaches any point in the universe through the universal divine mind instantly. तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और इनसाइट सेंटर जो है वो दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है तब फिर व्यक्ति ब्रह्मांड में कोई भी जगह पर वो चीज़ को जानना चाहता है, उसके साथ में वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उस चीज़ का कम्युनिकेशन या ज्ञान प्राप्त कर सकता है. और ये जो हमारा ब्रेन का जो अपकीप एरिया है, मतलब सार संभाल लेने वाला जो एरिया है, वहाँ इनसाइट सेंटर है और वहाँ से फिर वो यूनिवर्स में कोई भी पॉइंट के ऊपर वो जा सकता है और खुद भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है. तो यहाँ रुकते हैं.